अन्नदाता अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद के बाग से अधिक फलन के लिए जरूरी कार्य। बीज रहित बैगन की उन्नत खेती करके कमाई अब मोटी कमाई। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अमरूद के बाग लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस समय इन बागों की उचित देखरेख करना जरूरी होता है, नहीं तो कीट और रोगों के प्रकोप से अमरूद के पौधे और फल खराब होने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो आप इस समय इन बागों में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल से। इस समय जो हमारे अमरूद के बगीचे फलन पे हैं, उसमें मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो सावधानी रखनी है या ध्यान देनी बातें हैं, उसमें मुख्य रूप से है। सबसे पहला ये है कि सिंचाई प्रबंधन का। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि अमरूद की फल लगे हुए हैं और यदि हम आवश्यकता अनुसार उसमें जो सिंचाई जल हम देते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी फल की आकार काफ़ी अच्छे बड़े हो जाते हैं और लगभग इस समय प्रति वृक्ष जो है हमको 7 दिन से 8 दिन या 10 दिन के अंतर से, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हमको लगभग जो है 15 से 20 लीटर पानी उसको प्रति वृक्ष अभी इस समय देना उपयुक्त रहेगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिनकी वजह से बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए बाग में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे फलों का उचित विकास होता है और अमरूद का अधिक उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, इस समय कुछ कीड़े जो हैं हमारे अमरूद के बगीचे में काफ़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य कीड़ा है, जिसको आप सभी जानते हैं, फल मक्खी के रूप में, और यह जो है जब फल अपने आप प्री मैच्योर अवस्था में टपक के गिर जाता है, तो हम जब उसको ऐसे फलों को देखते हैं खोलकर, तो उसमें से इल्लियाँ दिखती हैं। तो ये इल्लियाँ नहीं हैं, एक्चुअली में ये फल मक्खी के मैगट हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं शाम के समय। और यदि इस तरह की मक्खी आपके बगीचे में दिखाई दे रही है, तो इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैविक में करना चाहें तो नीम के तेल का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। नीम की बिनोला से जो एक्सट्रैक्ट बनता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाग में फल मक्खी का प्रकोप पहले भी हुआ है तो फलों की समय समय पर तुड़ाई करें। प्रभावित फलों को खेत से बाहर निकालें और नष्ट कर दें। कीट दिखाई देने के बाद खेत में
5 फीट की ऊंचाई पर मिथाइल यूजेनाल ट्रैप लगाएं, जो फल मक्खी के कीट को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देती है। यदि रसायन पे जाते हैं तो रासायनिक कीटनाशक दवा में मुख्य रूप से जो सबसे अच्छा कारगर है वह है न्यूमान। इसकी जो है हम 2 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर पानी के मान से जहाँ जहाँ पर नीचे की शाखाओं में झुंड में बैठे हैं मक्खियाँ, उस समय हम छिड़काव करेंगे तो वो मक्खियों पे सीधा वार होगा और अपने जो लगे हुए जो फल हैं उसको सुरक्षित रखें। इसके साथ ही साथ इस समय जो है इंदर वाला एक कीड़ा होता है, इसका भी प्रकोप अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इस कीड़े का प्रकोप आना प्रारंभ हो जाएगा। आप जब अमरूद के बगीचे में घूमते हैं तो आप देखते हैं कि उनका एक्सक्रेटा या उनका मल जो है तने पे लटकता हुआ जाले के रूप में दिखाई देता है। और ये जो उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। तो ये जो जिसको हम बार्क ईटिंग कैटरपिलर या छिलके खाने वाली इल्ली भी कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम इस कीट का नियंत्रण जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ऐसे जो वृक्ष आपके पास में है जिसमें उनके मल का लटकता हुआ जाला नुमा हमको दिखाई दे रहा है, तो पहले उसको अच्छे से सफाई कर लें। और सफाई करने के बाद जो रुई होता है या कॉटन के जो पोहे होते हैं उसमें कोई भी आप जो है जला हुआ डीजल का जो तेल रहता है अपने ट्रैक्टर से निकलता है उसमें डुबा के, या कोई भी हम कीटनाशक दवा भी ले सकते हैं, उसमें डुबा लें और उस छेद को जो है कोई भी तार के माध्यम से अंदर जो रुई के पोहे हैं उसको अंदर इंसर्ट कर दें। और इसके बाद जो है थोड़ी सी मिट्टी लगाकर छेद बंद कर देते हैं, तो हम जो है वहीं के वहीं जो इल्ली को वहाँ कर बैठी हुई है अंदर, उसको खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नए साल पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, प्रति सिलेंडर 25 रुपए की बढ़ोतरी, हर महीने की 1 तारीख को होता है कीमतों में बदलाव। नए साल का शानदार आगाज, जश्न में डूबी दुनिया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में म्यूजिक की धुन पर थिरके लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की मंगल कामनाएं, कहा कि नए साल पर हम देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए साल का आगाज, 2023 का स्वागत करने लाखों भक्त शिरडी साईं बाबा मंदिर पहुंचे, साईं का जयकारा और नाचते गाते भक्तों ने नए साल का किया स्वागत। साईं के दरबार में सीएम शिवराज बाबा के दर्शन कर लिए आशीर्वाद, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके जन्मदिन पर दी बधाई, ट्वीट कर कहा कि आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आधुनिक दौर में सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखे तो इसमें विभिन्न फसलों की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। और इसी के तहत आज हम जानकारी लाए हैं पॉली हाउस में बीज रहित बैंगन की उन्नत खेती के बारे में, जिस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश। बैगन होता है जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे, तो वो इसलिए नहीं खाते कि भाई उसमें बीज की शिकायत रहती है। जितने भी आपके खुले में बैगन उगा रहे हैं उसमें बीज की शिकायत है कि उसकी बीज की वजह से पथरी की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो हम बैगन जो ग्रो कर रहे हैं पॉली हाउस में, ये स्पेशल है और ये सीडलेस ब्रिंजल है। कह सकते हैं इसमें बीज नाम मात्र के बराबर है और बीज नहीं होते। और ये पार्थेनोकार्पिक है, इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत भी नहीं होती परागण के लिए। तो इसके जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो है इसके टेस्ट,
क्योंकि इसमें बीज नहीं होते तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्लस यह हाईली न्यूट्रिशियस भी है। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो आप खुले में अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ कीटनाशी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पॉली हाउस और नेट हाउस में हम उगा रहे हैं, तो ये चारों तरफ से कवर है, तो इसमें कोई भी कीट अंदर नहीं आ सकता। तो आप देख भी सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका शूट एंड फ्रूट बोरर, जिसको हम तना भेदक या फिर फल भेदक के नाम से भी जानते हैं, वो सुंडी आपको कहीं नहीं दिखेगी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वो सुंडी ही सबसे बड़ी दिक्कत है खुले में खेती करने के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, और आप यहाँ पर जब वो दिक्कत नहीं है तो हम इसमें पेस्टिसाइड आप ये मान के चल सकते हैं कि नाम मात्र के बराबर इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जो बेड से बेड की दूरी आप बात करेंगे तो 2 बेड की दूरी अगर सेंटर की बात करें तो 2 मीटर है, और एक बेड पे जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, और एक बेड पे हम एक ही लाइन लेते हैं जो पौधे की। किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो आप पानी की बचत के लिए पौधों की ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। ड्रिप द्वारा सिंचाई करने से पौधे को उसके जड़ क्षेत्र के पास ही पानी मिल जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। किसान भाइयों, पौधों को सहारा देना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से किसानों को अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। इस वक्त जो खाद पानी चल रहा है, अब तोड़ाई के बाद का शेड्यूल चल रहा है, तो अभी जो शेड्यूल है हमारा वो है हमारा 19-19-19 जो है हमारा आपका 4.5 किलो के आसपास चल रहा है। हमारा यूरिया है वो हमारा 2 किलो के आसपास है, और 0050 है जो पोटाश के लिए डाल रहे हैं हम, जो फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसका इस्तेमाल हम 2 किलो का पर एकड़ कर रहे हैं। देखिए, बीमारियां तो पॉली हाउस में है तो इसमें बहुत कम आती हैं। पहली बात, पॉली हाउस में बहुत ही कम बीमारियां आती हैं, और नेट हाउस है तो इसमें जो कीट पतंग है वो भी ना के बराबर आते हैं, तो आपकी जो कीट और जो बीमारियों की दिक्कतें हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। जो मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बीमारियां आती हैं, उसको आप फंजीसाइड के द्वारा कंट्रोल और नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे तो संरक्षित वातावरण में लगाई गई फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में छोटी पत्ती रोग, जो कि लीफ होपर कीट द्वारा फैलता है, जिसमें पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है और फूल और फल नहीं बनते, अगर ऐसे लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप रोग से ग्रसित पौधे को निकाल कर नष्ट कर दें। और रोग के नियंत्रण के लिए आप थियामेंथोक्साम दवा की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल में छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने बैगन 24 तारीख की ट्रांसप्लांटिंग है, 24 अगस्त की, और उसकी पहली तुड़ाई हमने ले ली है 24 अक्टूबर की, जो अभी गया है। इससे हमने इसकी पहली तुड़ाई स्टार्ट कर दी और अभी कंटिन्यूस चलेगी आपकी 9-9.5 महीना फसल। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो पिछले साल लिया है वो हमने एक पौधे की उपज हमने 10 kg तक ली है, तो हम इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 kg हम एक पौधे से ज़रूर उपज लें। तो इसमें आपका जो एक फल है उसका जो वज़न है वो मान के चलिए 300 से 350 ग्राम का निकल जाता है आराम से, तो 1 किलो में आपका 3 फल आराम से चढ़ जाते हैं। इसको हम इस वक्त जो मार्केट में बेच रहे हैं, जो हम अपने रिटेल सेल्स आउटलेट से बेच रहे हैं, तो अभी हम इसे 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों से तो मैं यही कहूँगा कि जो पॉली हाउस में आप ग्रो कर रहे हैं, जो अभी तक फसलें उगाई जाती थी, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा, आप उसकी जगह चौथी फसल आप इसको लगा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप इसकी मार्केटिंग अच्छे से देख लीजिए पहले, क्योंकि इसको आप अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो आप इसका प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे इस फसल को पास से, तो इसकी शाइन और इसकी चमक के ही आपको आधे से ज़्यादा रुपये मिल जाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नए साल पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, प्रति सिलेंडर 25 रुपए की बढ़ोतरी, हर महीने की 1 तारीख को होता है कीमतों में बदलाव। नए साल का शानदार आगाज, जश्न में डूबी दुनिया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में म्यूजिक की धुन पर थिरके लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की मंगल कामनाएं, कहा कि नए साल पर हम देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए साल का आगाज, 2023 का स्वागत करने लाखों भक्त शिरडी साईं बाबा मंदिर पहुंचे, साईं का जयकारा और नाचते गाते भक्तों ने नए साल का किया स्वागत। साईं के दरबार में सीएम शिवराज बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके जन्मदिन पर दी बधाई, ट्वीट कर कहा कि आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने राज्य में पिछले साल बोई गई गन्ने की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है और इससे अच्छा लाभ कमाने के लिए किसान अब गन्ने के रस से गुड़ बनाएंगे। तो आप स्वच्छ गुड़ बनाने के लिए आप कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तम गुड़ के प्रमुख लक्षण की। तो गुड़ का रंग सुनहरा, पर्याप्त ठोसपन के साथ खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त ईख के प्रभेद का चुनाव, कटाई के उपयुक्त समय की पहचान तथा कटाई का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही रस उबालना, रस की सफाई और गुड़ का समुचित संरक्षण भी अहम पहलू है। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उचित प्रभेद का चयन करना। जैसे हमारे ईख अनुसंधान संस्थान से जो भी उचित प्रभेद है, जिसमें BO 91, BO 138, BO 139, COP 112, इसके अलावा इस वर्ष हम लोग COP 16437 जो कि राजेंद्र गन्ना 1 के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हम लोग गुड़ बनाएंगे और उसके रिकवरी के बारे में जानेंगे। स्वच्छ गुड़ के लिए उन्नत और सही प्रभेदों का चयन करें, साथ ही फसल में निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच जरूर करें। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर इस मीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान लें कि गुड़ बनाने के लिए गन्ना परिपक्व हो गया है। कटाई करने के लिए धारदार औजार का भी इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग के शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों को कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। जब हम लोग गुड़ के बनाने के लिए जब प्रभेद का चयन करते हैं, उसके बाद तुरंत ही हम लोग उसके पेराई में जाते हैं। तो पेराई करने के लिए 2 तरह के क्रशर आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्रशर है और एक वर्टिकल क्रशर है। हॉरिजॉन्टल क्रशर जो है वो रोलर पे, मीन्स अगर जो रोलर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे हम लोग 2 से 3% ज़्यादा, वर्टिकल से ज़्यादा हम लोग रिकवरी करते हैं। क्रशर के बाद जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम, जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। तत्पश्चात जो भी रस है उस रस को हम लोग निर्मलीकरण के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का उपयोग करते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं, जिस समय कि रस थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मैल है, स्कम है, वो ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे आपका जो रस है वो गर्म होगा तो वो गंदगी ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम लोग उसे छलने से छानकर स्कम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खासा ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय जूस की सफाई बहुत अच्छे से होगी तो तत्पश्चात अब उसकी भंडारण या उसका जो रंग है वो काफी अच्छा हो। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी या फिर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी की जलने की खतरा कम हो जाती।
तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इसके पहले जांच कर ली कि गुड़ के लिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबाकर अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उसमें चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे सूखे सूत जैसा हवा में उड़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधों से प्राप्त रस जमता नहीं है। इसके लिए 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं और जो गुड़ हम लोग को मिलता है वो एक अच्छे क्वालिटी उत्तम प्रकार की गुड़ उपलब्ध हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी जो बात है वो है इसके भंडारण के लिए, इसको स्टोरेज के और पैकेजिंग के लिए। तो नॉर्मतः हम लोग जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी कंडीशन उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने की किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रख रखाव में क्या क्या चीज ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघराट जिला मंदसौर के कृषक दामोदर प्रसाद ने। ये सर्दियों के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दामोदर प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और आज मैं आपके समक्ष वो कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा जो पोल्ट्री व्यवसाय में इस सर्दियों के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लाभ के लिए। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। चूजे आने से पहले लीटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लीटर पूरा नया होना चाहिए एवं उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बुरादा या लीटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान का छिलका का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। दाने और पानी के बर्तन आप मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंड के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों बहनों कि हमको ब्रूडिंग का खासकर ध्यान रखना है। ब्रूडिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देशी मुर्गी में देखा होगा तो अपना पंख फैला के अपने चूजों को गर्माहट देती है, लेकिन जब हम मुर्गी अपने घर में पालन करते हैं तो इसमें कोई इतनी माँ तो होती नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ तो होती नहीं है जो वो अपने उसको से सके। तो उसके लिए हमको चूजों को मदद करनी पड़ती है ताकि उनको वही गर्माहट मिल सके। तो गर्माहट मिलने के लिए हम लोग उनको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रूडिंग। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना देर तक चाहिए। चूजे ठंड से बचे
और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। किसी भी पॉलिथीन से छोटे गोल सेट को ढक कर रख सकते हैं। और उसके बाद एक चीज याद रखना है कि भैया हमको हवा का ध्यान रखना है कि दिन के समय में पर्दे खोल लेना है और रात्रि में उनको एक कवर एरिया में रखना है जिसमें आप पर्दे वर्दे लगे हों, ताकि जब आप तापमान का मेंटेन करने की कोशिश करें तो पर्दों की वजह से अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके। तो और दूसरी बात एक है कि साफ सफाई फार्म करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर जिस बर्तन से हम जिसको फीडर ड्रिंकर बोलते हैं, मतलब फीडर मतलब दाने वाला बर्तन और ड्रिंकर मतलब पानी वाला बर्तन, तो इसको साफ सफाई हमको करते रहना है। हर मुर्गी उठने के बाद इसको अच्छे से साफ करना है पूरा। अगर हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो हमारा वॉशिंग पाउडर से आप साफ कर सकते हैं उसको अच्छे से। उसको धूप में साफ करने के बाद धूप में कुछ देर तक रख सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं सूरज की रोशनी में, तो जितना बैक्टीरिया वगैरह वायरस सब उसमें खत्म हो जाएगा। फिर उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब मुर्गी रहे तो भले आप उसको ऐसा बार बार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कपड़े से लेकर वो सब चीज़ों को बार बार साफ करना है। जितने बार आप पानी बदलेंगे तो उसका आप एक बार कम से कम पानी से हाथ लगा के साफ कर सकते हैं। तो जितना दाना और पानी का बर्तन जितना साफ होगा, हमारा बीमारी कम होगा और हमारा वजन सही टाइम पे आएगा, जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास होती है वो है वैक्सीन। तो एक वैक्सीन तो आपके जहाँ से चूजा होता है वो वहाँ से होकर आती है, जिसको मरेज डिजीज होती है, बोलते हैं मरेज डिजीज वैक्सीन। तो वो हमको नहीं करना होता, वो अपने आप करके आता है। हमको 3 वैक्सीन करना है। पहला होता है F1 लासोटा जिसको बोलते हैं, जो कि हम 5वें दिन पे करते हैं, और उस वैक्सीन को हमको आँख में करना होता है ना। सिंपल एक तरीका होता है, उसको आप किसी भी टेक्निकल आदमी से समझ सकते हैं। और दूसरा जो वैक्सीन होता है वो IBD होता है, जिसको हम 10 से 12 के दिन में करते हैं। और तीसरा वैक्सीन होता है 21 दिन में। तो भाइयों बहनों, पहला और दूसरा वैक्सीन तो हम आंख में करते हैं, लेकिन जो तीसरा वैक्सीन है जो 21 दिन में होता है वो बूस्टर डोज होता है, जिसको मास्टर क्लोन भी बोलते हैं। उस वैक्सीन को हम 21वें दिन में पानी में दे सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से आंख में एक बूंद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्गी पालन से मुनाफा लेना है तो उसके आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। तो दाने में सिंपल 3 प्रकार का दाना लगता है ब्रॉयलर को, जो मुर्गी पालन हम करने की सोच रहे हैं। जैसे कि प्री स्टार्टर होता है, जो शुरू के हम 8 से 10 दिन चलाते हैं, उसको हम 200 ग्राम देते हैं। मतलब प्री स्टार्टर कई जगह प्री स्टार्टर 1 और प्री स्टार्टर 2 देते हैं। अगर आप टोटल बोलेंगे कि प्री स्टार्टर कितना लगेगा तो 400 ग्राम एक मुर्गी को लगेगा। उसके बाद दूसरे प्रकार का दाना जो होता है वो स्टार्टर होता है, वो 10 से 12 दिन के बाद स्टार्ट होता है और वो लगभग 18-19 दिन तक चलता है। और उस दाने में हमको 800 ग्राम के आसपास स्टार्टर खिलाना होता है। और तीसरे प्रकार का दाना होता है फिनिशर। तो स्टार्टर खत्म होने के बाद में जितने दिन तक मुर्गी रहता है उसको फिनिशर में ही चलाना पड़ता है। पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमको फ्री में ऐसा स्रोत है जो हमको फ्री में मिलता है, तो हमको सोचते हैं कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जितना आपको दाना ज़रूरी है उतना ही पानी ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि ठंड में अगर वो जितना दाना खाते हैं ना उससे दुगना पानी पीते हैं, तो हमको पानी को अम्लीय बना के रखना है। तो अम्लीय बनाने के लिए ये एसिडिफायर जो दवा है वो बहुत ही कारगर साबित होती है। आपको 100 लीटर पानी में 50 ml एसिडिफायर मिला देना है, जिससे पानी का अम्लीयता बढ़ जाए और जब मुर्गी उसको पिए तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके, वो बैक्टीरिया का ज़्यादा बढ़ ना सके और भी मुर्गी को बीमारियां ना हो सके, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपका पानी अम्लीय भी हो गया और पूरा बैक्टीरिया या जितना भी जीवाणु जो है उसमें वो सब खत्म हो गए। तो आपका पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो मुर्गी को पिलाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पानी होगा। उसमें आपको बराबर ग्रोथ मिलेगी और आपका व्यवसाय में आपको प्रॉफिट होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात